आशीर्वाद हो। साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांच जन्म की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांच जन्म की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है, हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांच जन्म की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांच जन्म की गूंज सुनाई देती है। भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ मैं अनिल नैयर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से आज हम लोग अपने इस कार्यक्रम का 5वां एपिसोड करने जा रहे हैं। मैं, मेरी टीम जिसमें ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी हैं, दिनेश बरेजा जी, सत्यप्रकाश भारद्वाज, स्वामीनंद सिन्हा, आनंद बंधु और इसके अलावा ऐसे बहुत से बच्चे जो हमारे साथ हर बार जुड़ते हैं और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बनते हैं। आज भी मैं आपको हमारे मुख्य वक्ता आज जो हैं वो आपको
भारत के स्वर्णिम इतिहास से परिचय कराएंगे और उसके साथ साथ हम आपको बहुत से गीत, कविताएं, बच्चों के पार्टिसिपेशन भी हम आपको दिखाएंगे। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, भारत बचाओ आंदोलन। उसके भी कुछ अंश हम आपको जरूर दिखाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं एक बच्ची हमारे साथ है, हमारी बिटिया, जिसका नाम है श्रेया अरोड़ा, जिन्होंने मंच पर एक स्टेज पर डांस प्रोग्राम किया था, शुभ स्वागतम। तो मैं आज के अगस्त मास के इस पहले एपिसोड में आप सबको एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ, नृत्य के साथ दिखाना चाहूंगा। तव श्री चरण में अर्पणम्, तव श्री चरण में अर्पणम्। शुभ स्वागतम् शत स्वागतम्, शुभ स्वागतम् शत स्वागतम्। सेवा है ये परमोधरम, सेवा है ये परमोधरम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। सत्यम शिवम अति सुंदरम, सत्यम शिवम अति सुंदरम। अभिवादनम् अभिनन्दनम्, अभिवादनम् अभिनन्दनम्। शुभ स्वागतम्। श्रेया अरोड़ा द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, शुभ स्वागतम। आज के इस कार्यक्रम में मेरी एक आप सब से, जितने भी लोग अभी तक हमसे जुड़े हैं, मेरी एक सबसे आग्रह है कि अगर हम सब लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सब लोग अपने कैमरे ऑफ करके बैठेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ और बाकी कोई नहीं है। तो प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन करके बैठिए सब। और अगर हमें लगता है कि हम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं लेकिन अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं तो आप एग्जिट कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कार्यक्रम की शोभा तभी होती है जब सब लोग जागृत हों और जुड़े हों। और आपका जुड़ना तभी वो माना जाएगा जब आप कैमरा आपका ऑन है। अगर आपका कैमरा ऑफ रहता है तो वो आपका कार्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता। हमें भी लगता है कि भाई किसी को भी कोई भी कार्यक्रम होगा उनको यही लिखने में लगेगा कि ये है ना है एक बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कार्यक्रम से जुड़ने का।
हमारे आज के मुख्य वक्ता जो हैं हमारे साथ, जो हमें आज भारत का स्वर्णिम इतिहास से परिचय कराएंगे। आप का नाम श्री सुनील मिश्र जी हैं। आप बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आप दिल्ली गवर्नमेंट प्रेस से जुड़े हुए हैं। आपके उद्बोधन से पहले आनंद बंधु हमारे साथ जींद नरवाना से जुड़ते हैं और बहुत ही सुंदर कविताएं, गीत गायन उनका रहता है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम आनंद का गीत या कविता। आनंद, अपना माइक ऑन करो। नमस्कार। स्वागत है जी। नमस्कार, स्वागत है। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दिन रात गुण हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, यह देश है हमारा, यह देश है हमारा। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है ये हमारी, ये है पिता हमारा। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, रात गुण हमारा। पौरुष की वीरता को झेलम तू ही बता दे, पौरुष की वीरता तू ही बता दे। यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दिन रात गुण हमारा, दिन रात गुण हमारा। उज्जैन तू सुना दे विक्रम की वो कहानी, प्रकट हुआ था जिससे संवत नया हमारा। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दिन रात गुण हमारा, दिन रात गुण हमारा। हम इसको भूल जाए संभव नहीं कभी ये, हम इसको भूल जाए संभव नहीं कभी ये। बतला रहा है हमको यह संगठन हमारा। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दिन रात गुण हमारा, दिन रात गुण हमारा। दुनिया के लोगों सुन लो,
यह देश है हमारा, यह देश है हमारा, यह देश है हमारा। भारत माता की जय। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो यह देश है हमारा। बहुत सुंदर आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब आपकी आवाज के दीवाने हो गए, रियली थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो जोश और जुनून का एग्जाम तो भरना होगा, लक्ष्य पाना है तो उसका ध्यान तो करना होगा। बातों की जादूगरी से नहीं बदलती हैं तारीखें, बातों की जादूगरी से नहीं बदलती हैं तारीखें। इतिहास बदलना है तो कुछ काम ही करना होगा। आज उसी स्वर्णिम इतिहास को आप सबसे, वो इतिहास जो हमने पढ़ा नहीं, वो इतिहास जो वास्तव में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हमारे बीच हमारे साथ सुनील मिश्र जी हैं। मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना इतिहास से परिचय कराएं हमारा, जो शायद क्या वास्तविकता तो ये है कि हम में से किसी ने नहीं सुना। श्रीमान सुनील जी। भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल भाई साहब आ रही है। बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सभी आदरणीय बंधुओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अनिल जी ने पहले ही कर दिया है, पर आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय अनिल जी, दिनेश जी एवं अन्य गणमान्य बंधु जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, वो सभी के सभी जो भारत की बात सुनाता टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार का एक प्रायोजन आप सबने आयोजित किया और नियमित कर रहे हैं। इसमें 5वां एपिसोड है और मेरा सौभाग्य है कि इस टीम के साथ जुड़ने का मुझे भी अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आज का समय, परिस्थिति काल ऐसी है कि हम लोग शायद अपनी वास्तविकता से इस भागम भाग भरी जिंदगी में बहुत दूर जाते जा रहे हैं। अपनी बात सुनाने से पूर्व एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करूंगा। एक बहुत अच्छे मृदंग वादक थे, बहुत बढ़िया मृदंग बजाते थे, और मृदंग जब बजाते थे तो सभी लोग आकर के सुनते थे। तो उनको मन में ऐसा भ्रम हुआ कि यहाँ तो सारे प्राणी, मेरा जितने लोग हैं सब मेरा मृदंग सुनते हैं, मेरे मृदंग का वादन। तो उन्होंने निश्चय किया कि एक दिन जंगल में जाएंगे और जंगल में पशु पक्षी जानवर जितने, शायद वो भी संगीत की भाषा बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं, उनको अपना मृदंग का वादन सुनाएंगे। और जब वो मृदंग वादन जंगल में जाकर के करने लगे, वहां रियाज करते थे प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे, तो वो क्या देखते थे, बहुत सारे जंगल के जानवर जो शायद हिंसक प्रवृत्ति के भी रहे होंगे, अहिंसक प्रवृत्ति के भी रहे होंगे, वो उनके पास आकर के नियमित रूप से उनका वो मृदंग का वादन सुनते थे। इस घटना में एक विशेष जो उनको ध्यान में आया मृदंग वादक को, कि एक मेमना है जो प्रतिदिन आता है, बाकी तो बदलते रहते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कुछ 10 आ रहे हैं कोई 5 आ रहे हैं, ऐसा बदलना चलता रहता है। परंतु उन्होंने देखा कि एक अपना मेमना है, भेड़िए का बच्चा, वो प्रतिदिन वहां पर आता है और उसको सुनता है। तो मृदंग वादक को लगा कि शायद ये बहुत बड़ा संगीत का जानकार होगा, जो प्रतिदिन आकर के यहाँ पर इस मृदंग का वादन सुनता है। उन्होंने पूछा उससे कि भाई मुझे लगता है तुम संगीत के बहुत बड़े जानकार हो, और संगीत के जानकार हो इसलिए प्रतिदिन आते हो, मैं इसलिए प्रतिदिन आपको देखता हूं। तो मृदंग वादक, ध्यान देने योग्य बात है, तो जो मृदंग वादक को उस मेमने ने जवाब दिया, मुझे आपके संगीत कैसा बज रहा है, अच्छा बज रहा है बुरा बज रहा है, मुझसे उससे मतलब नहीं, पर जो मृदंग में मेरी पूर्वजों की खाल लगी हुई है, वो जब आप पीटते हो उससे जो ध्वनि निकलती है, मुझे वो वेदना देती है। मैं उस वेदना को सुनने के लिए आता हूँ, उस वेदना को याद करता हूँ, तो याद करता हूँ कि मेरे पूर्वजों से पर किस प्रकार के अत्याचार करके, उनको मार करके, उनकी खाल को आपने संगीत के रूप में यहाँ बजाया है, मुझे वही समझ में आता है। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो बहुत सारे आजाद हुआ, आजादी मिली, हम स्वतंत्र हुए। उसके पश्चात एक विभीषिका रही कि हमारा विभाजन हुआ, और शायद उस मेमने का दर्द
हम सबने उस समय के लोगों ने सहा होगा। देश की आजादी की प्रसन्नता थी, साथ में देश के विभाजन का दंश भी था। उसको भी अपने को समझना चाहिए कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, कागज की लकीर पे एक निशान मार करके इस देश को, इस राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए गए। और उस समय की विडंबना यह है कि किसी ने राष्ट्र को राष्ट्र समझा ही नहीं, उन्होंने देश समझा, एक भौगोलिक इकाई समझा और उसको तोड़ करके रख दिया। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल रही, जिसने हमारे मन मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इसलिए इस विभीषिका को समझने से पहले हमको अपना लगभग क्या नीति रही, क्या रणनीति रही, कि किन इतिहासकारों ने हमको क्या क्या पढ़ाया, वो शायद हमको जानकारी नहीं। तो अनिल जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और मुझे अवसर दिया कि इस विषय पर कुछ इतिहास के तथ्य आपके सामने में रख सकूं कि अपना भारत का जो स्वाधीनता संग्राम रहा या उससे पूर्व का इतिहास रहा, वो बहुत गौरवशाली रहा है। आप सबको ध्यान में होगा, कोई भी देश जब तक वैभवशाली बन सकता है जब उसको अपने इतिहास पर गर्व हो, उसको अपने इतिहास पर गर्व हो, उसका स्वाभिमान जागृत हो। पर हमारे देश की ऐसी विडंबना रही कि अंग्रेजों ने जैसा इतिहास लिखा वैसे ही इतिहास हमें पढ़ाया गया। वास्तविक इतिहास से हम कोसों दूर रहे, उस तक हमें पहुंचने का अवसर ही नहीं दिया गया। कमोबेश आज भी वही स्थिति चली आ रही है। आपको ध्यान में होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण के सारथी थे शल्य, वो उस युद्ध में बार बार जो है कर्ण को हतोत्साहित कर रहे थे और उसका परिणाम क्या निकला कि कर्ण युद्ध हार गया। इसके विपरीत आप अगर देखें कि हनुमान जी को जामवंत ने प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, उनको उनका ज्ञान याद कराया, तो क्या परिणाम निकला, वो समुद्र लांघ करके लंका गए, लंका विजय प्राप्त की। इसलिए अगर आपको का जो इतिहास है, आपको गौरवशाली इतिहास अगर पढ़ाया जाएगा तो आप भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को पहचान करके लंका लांघ करके वहां पर जाके लंका दहन करेंगे। और अगर आपको हतोत्साहित किया जाएगा, बार बार कहा जाएगा कि आपका जो इतिहास है पराभव से भरा हुआ है, तो आपकी स्थिति भी उस कर्ण की तरह रहने वाली है कि शल्य बहुत बड़े अपने क्या बोलते हैं सारथी थे, पर उन्होंने क्योंकि उनकी निष्ठा उधर जुड़ी हुई थी, उन्होंने कर्ण को हमेशा हतोत्साहित किया है और कर्ण युद्ध हार गया। उसका बहुत बड़ा परिणाम उसका हतोत्साहन रहा। तो अपने को ध्यान में आता है जब 1835 में, जून 1835 में लॉर्ड मैकाले को भारत में वायसराय बनाकर भेजा गया, तो उसने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के पश्चात उसको ध्यान में आया, उसने इंग्लैंड की महारानी को एक पत्र लिखा और उसने पत्र में लिखता है वो कि भारत को अगर लंबे समय तक पराधीन रखना है हमें, तो उसका एक ही तरीका है कि इसकी युवा शक्ति अपने वैभवशाली इतिहास को ठीक से जान ना पाए, उसको समझ ना पाए, उसका अध्ययन न कर पाए। ऐसा प्रयोजन, ऐसा इतिहास, नया इतिहास अपने को लिखना पड़ेगा। अंग्रेज इतिहासकार हमेशा से भ्रम फैलाते रहे कि भारत का इतिहास लगभग 200 साल की गुलामी का इतिहास है, जो कि सच्चाई से कोसों कोस दूर है। भारत का तो हजारों वर्षों का इतिहास है, हजारों लाखों वर्षों का इतिहास है ना। वो 2000 वर्षों की गुलामी के खंड में ऐसा करके प्रचारित किया गया जो कि एकदम सफेद झूठ है ना। ये अपने को ध्यान में करना चाहिए कि ये 2000 वर्षों नहीं, लगभग 2500 वर्षों का सतत संघर्ष का इतिहास है ये, जो कि बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। हमने कभी किसी से हार नहीं मानी, किसी के सामने समर्पण नहीं किया, हमने सिर्फ संघर्ष किया है। इसलिए इस 2500 साल के संघर्ष को आज उस पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। इस कालखंड को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो पहला कालखंड जो रहा वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक का, यानी लगभग 1200 वर्षों का अपना ये कालखंड है। इसमें आप सबने अध्ययन भी किया होगा, आप सबको जानकारी भी होगी कि इस कालखंड में ईरान, ग्रीक, कुषाण, हूण, इन सब तरफ से आक्रमण हुए।
पर इसका हमने प्रतिकार भी किया है। इस प्रतिकार में जब पहला नाम आता है, आप सबने को ध्यान में होगा, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मण थे, पर उन्होंने मौर्य वंशीय अंतिम राजा बृहदस्थ को लगा कि वो समाज के अनुकूल, राज्य के अनुकूल कार्य कर नहीं रहे हैं, तो उनको अभ्यस्त किया। अभ्यस्त करने के पश्चात ईरान तक अपना साम्राज्य फैलाया। जो कहते हैं ना, पहला साम्राज्य लेकर के गए, वो ईरान तक लेकर के गए और वहां पर एक सत्ता स्थापित की। और यवनों का जो आक्रमण था उसको वहां पर उन्होंने वहां से उसको दूर किया और पूरे विश्व के अंदर जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसका प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार राजा पोरस का भी गीत में ध्यान में आया। राजा पोरस ने सिकंदर को किस प्रकार से हराया, है ना, विश्व विजेता सिकंदर आकर के यहीं पे हारा। उसको हमने यहाँ पर उसका असली जगह बताई कि तू जो है, तेरा स्थान ये है। यहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से पुष्यमित्र ने दमित्री को हराया। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का ध्यान में ही है। चाणक्य और चंद्रगुप्त भारत के दो ऐसे व्यक्तित्व थे, गुरु और शिष्य की जो कहते हैं जोड़ी है, कि जिन्होंने कि अपना जब घनानंद, नंदवंश का शासक घनानंद, उसका शासन चल रहा था और उसने सारी प्रकार की अत्याचार अपने छोटे छोटे अपने करते रहे। और उस दौरान राजा अपना चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे करके छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके घनानंद के शासन को अपदस्थ किया और यवनों का जो आक्रमण था, यवनों के आक्रमण को वहां से उन्होंने खदेड़ा, उनको वहां से बाहर किया। तो इस प्रकार का अपना उनका शासन रहा। आप शालिवाहन के विषय में जान सकते हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, इन सब के विषयों में हमने पढ़ा है। इसको अपने को पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। फिर आपने कह सकते हैं स्कंदगुप्त, यशोधर्मन, एक बहुत अच्छे ऐसे राजा हुए जिनके विषय में शायद हमको जानकारी नहीं है, उसको अपने को जानना चाहिए। यशोधर्मन ने जो है हूणों को पराजित किया। वह मालवा वंश के राजा थे। उनको कहते हैं कि ज्ञान व शक्ति के वो हिंद महासागर थे, जितने ज्ञानी थे उतने ही वो ताकतवर थे, ऐसा उनके विषय में कहा जाता है। और उन्होंने पूरे भारतवर्ष, मतलब अपना जो उनका शासन काल रहा, उस शासन काल में मालव से शुरू करके उन्होंने ईरान, इराक, कांधार तक, काबुल कांधार तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। और जितने विदेशी आक्रांता रहे उनको उन्होंने वहां पर पराजित करके उनको वहां से खदेड़ने का काम किया। तो ऐसा लगभग 12 वर्षों का कालखंड ये रहा। इस 12 वर्षों के कालखंड में हमने जो भी विदेशी आक्रमण करता आए, उनका हमने उनसे प्रतिकार किया, उनसे संघर्ष किया और उनको यहाँ की भूमि से खदेड़ने का काम किया। साथ ही साथ अपने साम्राज्य को भी स्थापित करने का कार्य हमने किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो ये लगभग 12 वर्षों का कालखंड है। इसका अध्ययन अपने को करना चाहिए। इतना सूक्ष्म समय में इसको ज्यादा इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, पर हम सब इसको अध्ययन करें, इसको पढ़ें और जो साक्ष्य पुस्तकें हैं उनको पढ़ें। कई बार नेट पे हम जाते हैं पढ़ने पर, नेट में बहुत सारी चीजें ऐसे अपने को शायद वो बरगलाने वाली होती हैं। आपने जो प्रामाणिक साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों की पुस्तकों को पढ़ें, तो उससे अपने को एक असली ज्ञान अपने को प्राप्त होगा। इसके बाद कुछ युवाओं की प्रस्तुतिकरण होंगे, कुछ कविताएं होंगी, उसके पश्चात इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी। जी बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की सुनील जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस कालखंड से आपने शुरुआत की। और आज अभी हमारे साथ 3 बच्चियां जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है ज्योति, शगुन और जाह्नवी। ये एक आप तीनों एक सामूहिक गीत रखने वाली हैं। ज्योति, शगुन, जाह्नवी, कहाँ है भाई? लाइन पर आइए। हाँ जी। यस, आप सब जी सुनाइए। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियां हैं जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत इसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियां
है जो इसकी शान। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हर कष्टों को दूर करे हम, हो मुश्किल आसान। धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम। धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान। हो हम सबके सत्कर्मों से रोशन इसका नाम। शक्ति मिले हम सबको यहाँ पर, दे दो ये वरदान। हो हम सबके सत्कर्मों से रोशन इसका नाम। धरती मिले हम सबको यहाँ पर, दे दो ये वरदान। गुलजान बन जाए जग सारा, कर दो ये ऐसा। धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम। धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान। जय जय हिंद के नारों से ही धरती गूंजित आज। इसके नूर को देखे हम सब, शीश झुकाए आज। जय हिंद के नारों से ही धरती गूंजित आज। इसके नूर को देखे हम सब, शीश झुकाए आज। हिंद का झंडा ऊंचा उठाकर मिलकर गाएगा। धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम। धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान, है जो इसकी शान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी आपका कैमरा ऑफ हो गया था, तो इसलिए हम सब लोग जो भी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं ध्यान रखें कि जब हम गा रहे या बोल रहे होते हैं तो हमारा कैमरा ऑन रहना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी बच्ची एक आराध्या हमारे साथ बैठी हैं, और आराध्या भी एक कविता सुनाना चाहती हैं। जी नमस्कार यस सर, आराध्या, सुनाइए। मेरा नाम आराध्या शर्मा है सर। मैं आज देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। ऐ नौजवाने शहीद वतन, जो मौत से टकरा गए, जो मौत से टकरा गए, जो बांध के निकले थे सर पे कफन। तुमको नमन, तुमको नमन। ऐ नौजवाने शहीदे वतन, ऐ नौजवाने शहीदे वतन। तूने वतन को दी जिंदगी, अपनी जान पे खेल कर, हर हाल में हंसते रहे, गम के तूफान झेल कर। तेरे कुर्बानी रंग लाएगी, वतन को राह दिखलाएगी। जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, कि जिसने फसाने खुशी के दिए। तेरे
दास्तां लिखेंगे, तेरी दास्तां लिखेंगे, मिलकर अपने लहू से हम तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। ऐ नौजवाने शहीदे वतन, ऐ नौजवाने शहीदे वतन, शहीदे वतन, शहीदे वतन। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आराध्या, बहुत सुंदर। तुमको नमन, तुमको नमन, बहुत सुंदर बच्चे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो वापस मैं सुनील जी के पास चलूंगा। सुनील जी प्लीज आप आगे शुरू करें भाई साहब। तो पिछले अध्याय में जो कालखंड रहा अपना, वो अपने को ध्यान में आया ही है कि लगभग 1200 वर्षों का कालखंड रहा। उसको एक बार थोड़ा सा एक लाइन में रिवाइंड करके अपने फिर आगे बढ़ते हैं इस विषय को, कि किस प्रकार से अपने पराक्रमी राजाओं ने अपना साम्राज्य इस 1200 वर्षों के अंदर हराया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त ने कुछ हुणों को हराया, मिहिरकुल स्कंदगुप्त यशोधर्मर ने यमनों को हराया, और उसके बाद का जो 712 से लेकर के और 1700 ईस्वी, 712 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का लगभग 1000 वर्षों का इस्लामिक आक्रमण का दंश जो हमने झेला है, उसका वो कालखंड है। उस पर कुछ बिंदुओं पर उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो अपने को ध्यान में आता है कि भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया। ये तो पढ़ाया जाता है कि आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, फिर उसका किस प्रकार से प्रतिकार हमने किया, शायद वो अपने को ध्यान में नहीं आता। उसका प्रतिकार जो सिंध पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उसका प्रतिकार वहां के राजा दाहिर ने किया। राजा दाहिर सेन वहां के बहुत बहुत पराक्रमी राजा थे, और ये कहते हैं कि 663 से लेकर के 712 ईस्वी तक उनका इतने वर्षों का तक उनसे संघर्ष चला, और उन्होंने उनको बार बार पराजित किया है। 10 बार मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और राजा दाहिर ने उनको पराजित किया। और ऐसा कहते हैं कि अंत में जब इतने वर्षों के संघर्ष के बाद उनके कुछ बंधु उनके साथ के थे, जिन्होंने शायद विश्वासघात किया राजा दाहिर के साथ, और सिंध नदी के किनारे वो वीर गति को प्राप्त हुए। जब सिंध नदी के किनारे वीर गति को प्राप्त हुए, राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थीं। वो अपने को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने के पिता की मृत्यु का बदला लिया। उनकी 2 पुत्रियां, जिनका नाम था सूर्या देवी और चंद्र देवी, जब राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हो गए तो मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने उन दोनों पुत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उनको उस समय खलीफा, जो उनका एक प्रमुख जैसे गुरु होता है ना, उस प्रकार से खलीफा इनका एक केंद्र बिंदु रहता है सत्ता का, उसके सामने उन्होंने उसको पेश किया। और आप सोच सकते हो कि इन 2 बालिकाओं ने किस प्रकार का शौर्य दिखाया होगा उस समय जब वहां पर उनको पेश किया गया। तो खलीफा के सामने उन्होंने निडर होकर के कहा कि आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। उसने पूछा क्यों? क्योंकि हमें यहां आने से पहले 2 दिनों तक मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पास रखा, और हम तो अब अपवित्र हो गए हैं। तो इतना गुस्सा उस खलीफा को आया, कहते हैं कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को बंद करके, उसमें बक्से में बंद करके मारने का आदेश दिया। और उस समय वो अवध में तक पहुंच गया था, अवध में से उसको बक्से में बंद करके सिंध तक लाया गया, और उसी दौरान उसकी मृत्यु हुई। और इसके बाद जब उसकी मृत्यु के पश्चात खलीफा ने उनका शील हरण करने का प्रयास किया, तो कहते हैं उन दोनों बालिकाओं ने खंजर निकाल करके अपनी कटारी से उस खलीफा का वध किया, और उस खलीफा के वध करने के पश्चात अपने आप भी स्वयं मृत्यु को अंगीर करके लगा कि अब इसके बाद तो वहां से बच नहीं सकते। अपने पिता का उन्होंने बदला लिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के वीर योद्धा और वीरांगना अपने इतिहास में रहे हैं, जिन्होंने कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार अपने को नहीं मानी। इस इतिहास से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो एक बहुत सुंदर अपने एक वो रहे हैं
मेवाड़ के अंदर बप्पा रावल। बप्पा रावल का इतिहास भी अपने को जाना चाहिए। 730 ईस्वी के आसपास बप्पा रावल का कालखंड रहा है। 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ के अधिपति बने, वो चित्तौड़ के राजा बने। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को परास्त कर उनको इतना पीछे धकेला कि अरब तक, कहते हैं कि अरब तक उन्होंने अपना शासन जो है स्थापित किया। ईरान, इराक, काबुल, कांधार, यहां तक वो गए और अपना शासन उन्होंने वहां पर स्थापित किया। उसके बाद वो कहते हैं कि जब गए और अंत में जब उन्होंने वृद्ध हो गए, तो वो तो विषय अलग है कि उन्होंने वृद्धावस्था के समय संन्यास लेकर के अपने पुत्रों को राज्यपाट सौंप दिया। तो इस प्रकार का बप्पा रावल का शासन रहा। उसके बाद 1001 से लेकर के लगभग 1026 तक, 1001 से 26 तक हमने अलग अलग राज्यों का अपने राजा हुए। उसमें जयपाल, आनंदपाल, अनंगपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल व अन्य हिंदू राजा जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से संघर्ष किया। सोमनाथ का विध्वंस अपने को ध्यान में है। सोमनाथ के विध्वंस के समय केवल हमें ये कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने जो है उसको ध्वस्त किया और हमने उसको स्वीकार कर लिया। इसमें थोड़ा सा एक अपने को समझना चाहिए कि जब सोमनाथ का विध्वंस हुआ तो वहां के राजा, स्थानीय राजा, वहां के समाज के संत, वहां के लोग, उन्होंने उसका प्रतिकार किया, प्रत्युत्तर दिया, उसके साथ संघर्ष किया। उसने 16 बार आक्रमण किया है और 16 बार यहां से परास्त होकर के गया है। ये अपने को ध्यान में करना चाहिए। अभी चर्चा क्या होती है, सिर्फ हमने जो है 17वीं बार का जो की चर्चा है वो ज्यादा होती है, उसने सोमनाथ को आके विध्वंस किया। पर एक बात अपने को इस सोमनाथ के विषय में भी ध्यान करनी चाहिए। जब उसने उसको सोमनाथ का विध्वंस किया है मोहम्मद गजनवी ने, उसके बाद मालवा वंश के राजा भोज ने उसको दोबारा पुनर्स्थापित किया, उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पर बाद में उसके बाद 1706 में औरंगजेब ने उसको फिर दोबारा ध्वस्त किया है। हम जो कहते हैं ना मोहम्मद गजनवी करके गया, तो उसके बाद उसको दोबारा पुनर्स्थापित राजा भोज ने उसको वहां पर पुनः स्थापित करवा दिया था। तो इस प्रकार सोमनाथ का जो ध्वंस रहा उसको भी हमने झेला है और हमने भी उसका प्रतिकार किया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1012 से 1035 ईस्वी में उड़ीसा के राजा राजेंद्र चोल का शासन काल रहा। उन्होंने बिहार से लेके बंगाल, अंडमान, इंडोनेशिया तक, आज जो इंडोनेशिया में राइट एकदम राइट। आवाज आ रही है ना भाई साहब? शायद किसी ने अपना माइक ऑन कर लिया होगा, अदरवाइज माइक सबके ऑफ म्यूट रहे। तो राजा राजेंद्र चोल वंश ने अपना इंडोनेशिया तक हिंदू साम्राज्य स्थापित किया। बाद में स्थिति कैसी रही, परिस्थिति बदलती रही, वो एक अलग विषय है। पर उन्होंने मंगोल, चीन तक अपना राज्य स्थापित कर दिया था। तो किस प्रकार का संघर्ष उन्होंने किया होगा, किस प्रकार की शक्ति उनकी रही होगी, ये अपने को ध्यान करना चाहिए, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। एक इतिहास में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहता है कि पृथ्वीराज चौहान का प्रसंग अपने को ध्यान में आता है। 1012 से लेकर के 1092 तक पृथ्वीराज चौहान का शासन काल रहा। मोहम्मद गौरी को उन्होंने 16 युद्धों में पराजित किया। 17वें युद्ध में हारे। उनकी क्या स्थिति रही, परिस्थिति रही, तो कहीं ना कहीं हमारी उदारता को हमारे शत्रुओं ने हमारी कमजोरी समझा। शायद उन 16 युद्धों में मोहम्मद गौरी को 16 मौके देने की आवश्यकता ही नहीं थी, पर वो हमारी संस्कृति की एक विशेषता है, सनातन संस्कृति की, कि हमारी शरण में जो आ गया हमने उसको माफ कर दिया। इस प्रकार की अपनी स्थिति परिस्थिति रहती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक का वध किया, उसको वहां पर बंदी बनाया। और जो कहते हैं चित्तौड़ वंश के जो श्रेष्ठ राणा हुए, राणा कुंभा, जो कहते हैं स्वतंत्रता इतिहास के शायद उनसे लंबी कदकाठी का कोई व्यक्ति नहीं। उन्होंने भी चित्तौड़ से चल करके और ईरान, इराक, काबुल, कांधार तक अपना आधिपत्य स्थापित किया है। मुगलों को, जितने वहां पर मुगल शासक थे, छोटे मोटे राजा थे, सबको उन्होंने अपने अधीन किया, सबको परास्त किया, वहां के सुल्तानों को परास्त किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसको भी अपने को ध्यान में करना चाहिए कि किस प्रकार का संघर्ष उनका चलता रहा। फिर
1336 के ईस्वी के आसपास जाते हैं दक्षिण भारत के अंदर। उस साम्राज्य को अपने को ध्यान में होगा, राजा कृष्णदेव राय बहमनी साम्राज्य के को पराजित करके उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं जो है पूर्व कटक से लेकर के पश्चिम मुंबई, दक्षिण से कन्याकुमारी तक रही। कहते हैं उस समय का दक्षिण का स्वर्णिम काल रहा है। इसका वर्णन इतिहास के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में किया जाता है कि पूरे विश्व में अगर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा तो राजा कृष्णदेव राय का साम्राज्य रहा है। उन्होंने अपनी शक्तियों को से सबको पराजित करते हुए विदेशी आक्रांताओं को अपने अधीन किया, उनको पराजित किया और एक वैभवशाली इतिहास, एक वैभवशाली परंपरा उन्होंने वहां पर स्थापित की। 1527 के आसपास का विषय साम्राज्य आता है। उसके बाद राणा सांगा और बाबर का युद्ध हमको ध्यान में होगा कि किस प्रकार 80 घाव लगने के बाद भी राणा सांगा ने उनके साथ युद्ध किया। एक विषय अपने हरियाणा का भी ध्यान में आता है उस कालखंड का कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम हेमू कहते हैं, उन्होंने हुमायूं और अकबर से लगभग 23 युद्ध किए और उन 23 युद्धों में 22 बार उन्होंने विजय प्राप्त की है। अंतिम युद्ध किसी अपने लोगों की कमियों के कारण, अपने लोगों का साथ न देने के कारण उन्होंने युद्ध को हारे। तो इसलिए इसकी भी चिंता अपने को करनी चाहिए कि किस प्रकार हमने इन मुगलों को 22 बार राजा हेमू ने हराया। हम 22 बार की चिंता को भूल करके हम 23वीं जो पराजय रही उसकी चिंता करते हैं। इसलिए अपने को इतिहास में ध्यान करके कि अपने 22 बार उसको हराया है, उसको परास्त किया है, वो अगर हम याद रखेंगे तो अपना स्वाभिमान जगेगा, उससे अपने को ध्यान में आता है। फिर एक विषय पीछे आप लोगों ने चलाया था महाराणा प्रताप का, तो कहते हैं महाराणा प्रताप का युद्ध, आप पूरा विषय उसमें प्रसंग में आया था महाराणा प्रताप का जब जीवन परिचय हुआ था। पर एक बात अपने को उसमें ध्यान में रहनी चाहिए कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने शासन काल में, अपने जीवित अवस्था में ही उन्होंने जो साम्राज्य मुगलों की कुटिल नीति के कारण हारा था, उसको अपने जीवन काल में ही लगभग उसका 85% हिस्सा उन्होंने वापस ले लिया था। मुगलों को वहां से खदेड़ दिया था, भगा दिया था, है ना। हम अकबर महान कहते हैं, अकबर काहे का महान हुआ? इतिहासकारों में पढ़ाया जाता है महाराणा प्रताप महान थे कि अकबर महान था। इसकी चिंतन और मनन हम सब ने करना है कि इतनी बड़ी सेना लेकर के जब अकबर ने महाराणा प्रताप पर युद्ध किया और महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना लेकर के उसका प्रतिकार किया है। हल्दी घाटी का युद्ध वहां पर उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि किस प्रकार से कुशल नीति से अपना साम्राज्य बचाने के लिए, अपना धरती माँ को बचाने के लिए किस प्रकार से हल्दी घाटी में संघर्ष उन्होंने किया है। वो अपने को ध्यान में करना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य अपने रहते रहते भी, परेशानियों को झेलते झेलते भी लगभग 85% अपना साम्राज्य पुनः उन्होंने वापस कर लिया था। फिर आगे अगर चले हम तो रानी दुर्गावती का अपने को ध्यान में आता है कि कितनी वैभवशाली महिला थी वो रानी दुर्गावती। गोंडवाना साम्राज्य की वो रानी थी। अकबर को उन्होंने लगभग परास्त कर दिया था। मुगल सेना लेकर अकबर स्वयं वहां तक पहुंचा है, गोंडवाना तक, और युद्ध चला। लगभग 23 दिन युद्ध चला है वो, और 23 दिन युद्ध में रानी लगभग अपना जीतने की स्थिति में आ गई थी। पर अपने यहाँ इतिहास में कुछ ऐसे चरित्र हुए हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कि कुछ न अंतिम समय में आकर के हमें पराधीनता की तरफ धकेला है। तो उस समय भी उनके कुछ व्यक्तियों ने, उनके कुछ अपने जो सैनिक थे, उन्होंने अंत के समय में दगा किया और वो अकबर की सेना में जाकर के मिले हैं। और मिलने के पश्चात अपना रानी दुर्गावती का वहां पर वध हुआ। रानी दुर्गावती के विषय में कहते हैं जब वो 4 वर्ष उनका शादी हुआ था तो उनके पति का देहांत हो गया था, राजा का देहांत हो गया। उसके बाद इनको राजा बनाया गया। फिर उन्होंने एक बिखरा हुआ जो साम्राज्य था उसको स्थापित करके और अपनी पूरी शक्ति के साथ मुगलों के साथ लड़ी। कहते हैं कि अगर उस समय रानी दुर्गावती का साथ वहां के अपने कुछ लोगों ने न छोड़ा होता
तो आज शायद इतिहास की दिशा ही कुछ और होती, इतिहास बदल गया होता। पर ये तो हमारा भाग्य है, दुर्भाग्य है किस प्रकार के कुछ लोग हमारे बीच में रहे जिन्होंने इसके बाद आगे बढ़े। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वैभवशाली इतिहास, जिन्होंने की हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने कहा मैं शिवाजी हिंदू राज्य की स्थापना करता हूँ। पूरे उस विषय पर एक अलग से पूरा एपिसोड शिवाजी महाराज के ऊपर हो सकता है। मैं तो थोड़ी सी बात उनको कहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। जो आज हम नौसेना देखते हैं वो उन्हीं के दिमाग की उपस्थिति। पहली नौसेना स्थापित, नौसेना जो है नेवी, वो अपना शिवाजी महाराज ने ही स्थापित की थी। किस प्रकार का युद्ध कौशल्य, किस प्रकार की बुद्धि विवेक से, आप सबको ध्यान में होगा अफजल खां वाला प्रसंग कि अफजल खां युद्ध करता हुआ आगे बढ़ रहा था, सबको ध्वस्त करता हुआ जा रहा था अफजल खां। और उसके बाद किस प्रकार की घटना, महाराणा शिवाजी प्रतापगढ़ के किले में जाकर के रह गए तो वहां के लोगों ने कहा कि शिवा तुम यहाँ बैठे हो और वो अफजल खां किस प्रकार का अत्याचार करता हुआ आ रहा है। यहाँ तक कि उसने उनकी कुल देवी तुलजा भवानी का मंदिर भी ध्वस्त कर दिया। और आप सोच सकते हैं इतने अपमान के बाद कि किस प्रकार की व्यूह रचना उन्होंने की होगी कि उसको घेरते घेरते प्रतापगढ़ के फोर्ट में लाए और वहां पर उसका वध किया। तो लगभग 51 वर्षों का उन्होंने जो है 1630 से लेकर के 1680 तक का शासन उनका वो रहा है कार्यकाल। तो किस प्रकार से उन्होंने पूरे देश को हिंदू स्वाभिमान को जगाने का कार्य किया। इसलिए शिवाजी को भी अपने को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, उनके विषय में अपने को जानना चाहिए। एक विषय कई बार उसकी कहीं चर्चा ही नहीं होती, अपने को ध्यान में आता है, जो अपना असम का और नेपाल वाला क्षेत्र है, वो कभी ना मुगलों के अधीन रहा ना अंग्रेजों के अधीन कभी रहा। वहां कभी गुलामी रही ही नहीं वहां पर। वहां के भी उन्होंने लगभग ऐसे ऐसे राजा हुए जिनका 800 वर्षों का इतिहास रहा है। अहोम राजा कहते हैं वहां के, अहोम वंश के राजा जिनका कि आसाम के अंदर 800 वर्षों तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, मुगलों को भी परास्त किया उन्होंने। और उनके वंश के कहते हैं कि जब अंग्रेज भी आए तो अंग्रेजों को भी उस क्षेत्र के जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसमें पूरा उनका शासन रहा। जो आज के मालदीव, बर्मा, ये पूरा क्षेत्र उसके अंदर आता है। और उनके जो प्रमुख वो थे, क्या नाम है, सेनापति, उनका नाम लाचित बड़फुकन था। और कहते हैं कि आज भी लाचित बड़फुकन एक प्रजाति है वहां पर। वहां के जो उनके सेनापति थे, उनके सेनापति में जो जो नाम थे, डेका थे, बड़फुकन थे और भी सैकिया थे, जो उनके नाम थे, उन्हीं के नाम पर आज भी वहां के संप्रदाय और वहां की जातियां बन गई हैं। तो ये कहते हैं कि जो उनके क्या नाम है, लचित बड़फुकन जो थे, उन्होंने मुगलों की सेना को कई बार परास्त किया। कहते हैं कि एक बार बड़फुकन के मामा ने उनका साथ देने का प्रयास किया मुगलों का, तो उन्होंने अपने मामा का भी सर कलम कर दिया, उनका भी वध कर दिया। और उन्होंने कहा कि युद्ध के समय मेरे सामने अगर कोई भी आएगा, मेरा कोई कितना भी प्रिय होगा, मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं, मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से, मेरे मामा से बड़ा मेरा देश है। इसलिए उन्होंने उसका भी वध करके वहां पर उसका भी संघर्ष किया। इस बात को भी अपना को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा फिर बाजीराव पेशवा का विषय अपने को ध्यान में आता है कि अटक से लेके कटक तक भगवा फहराने का कार्य बाजीराव पेशवा ने किया। महाराणा रंजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, ऐसे अनेकों असंख्य उदाहरण अपने उसके अंदर भरे पड़े हैं जो अपने को ध्यान में करने चाहिए। रणजीत सिंह ने काबुल कांधार के अंदर जो अफगानी थे, जिनसे कभी कोई कहते हैं अफगानियों से गुरिल्ला युद्ध में कोई जीत नहीं सकता था, तो महाराणा रणजीत सिंह की सेना ने उन पर आक्रमण करके उनको वहां पर परास्त किया। अफगानी जो है हारे किसी से आकर के काबुल कांधार के अंदर, ताशकंद के अंदर, तो किससे हारे? और राणा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा की सेना से आकर के वहां पर हारे हैं। यहाँ तक जनरल जोरावर सिंह के विषय में भी हम जानते हैं कि जिन्होंने तिब्बत के ऊपर हमला करके मुक्त करा करके उस पर वहां पर विजय प्राप्त की। इसलिए कुछ ये अपना कालखंड है, इस कालखंड में जो अपने कुछ स्वर्णिम बातें हैं उसको हमेशा अपने को याद करनी चाहिए कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर के राज्यों ने संघर्ष किया, नेपाल में संघर्ष किया, पूरे भारतवर्ष के संघर्ष की गाथा चलती रही कि हमने सहजता के साथ किसी को अपने ऊपर जो है विजय प्राप्त नहीं करने दी। हमने हमेशा उनके साथ
संघर्ष करते रहे। इसी बीच इसी कालखंड में का एक बहुत सुंदर वो आता है कि जब समाज के अंदर उस समय लग रहा था कि समाज हताश है, निराश है, तो उस समय एक अलग एक पद्धति का समाज ने अपने आप विकास हुआ। वो अपनी संत पद्धति थी। 15वीं शताब्दी के अंत तक भक्ति आंदोलन, बहुत विकट परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन बढ़ा है। इसमें तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रसखान, गुरु नानक इत्यादि बहुत सारे संत हुए हैं। उनका उदय हुआ इस दौरान, और उन्होंने जो समाज के अंदर निराशा थी, उस समाज की निराशा को आशा में परिवर्तित करने का काम किया। उस समय ध्यान में आता, उन संतों ने देखा कि समाज जब हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं उस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की और साथ में रामलीलाओं का मंचन तुलसीदास के काल में प्रारंभ हुआ, उन्होंने स्वयं प्रारंभ करवाया। कम से कम इसको देख करके उनका सबका स्वाभिमान जागेगा, स्वाभिमान जागृत होगा, और जो अपना मृत समाज है, मृत समाज जागृत हो करके उठेगा और समाज के लिए कार्य करेगा। इसलिए अपनी जो परंपराएं हैं, अपने गौरव है, उसको इन संतों ने याद कराने का प्रयास किया है। तो जो अपना समाज उस समय अपने आप को मृत प्राय समझ रहा था, तो संत समाज ने भी अपनी भूमिका अदा की है अपने इस वैभव को बढ़ाने के लिए, अपने समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, समाज किस प्रकार से इस जो विसंगति चली आ रही है इससे आगे निकल करके आएगा, इस भाव को पैदा करने का कार्य उस संत समाज ने किया है। तो उसको भी अपने को ध्यान में करना चाहिए। इसके बाद ये विषय, हाँ जी भाई साहब, ब्रेक ले ले मैंने कहा। हाँ जी, कुछ कविताओं व प्रस्तुति के बाद हम फिर इस विषय को मिलते हैं, आगे बढ़ाएंगे, इस इतिहास के अगले कालखंड पर चलेंगे। जी दिनेश जी। दिनेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है साहब। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। जितने भी पात्र मैं एक कहानी सुंदर सी के माध्यम से जगाने का प्रयास करता हूं, सभी का उल्लेख हुआ और गौरवमय इतिहास को दोबारा जागृत किया। बहुत 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 धन्यवाद सुनील जी। मतलब मैं कहूं कि भारत की बात सुनाता हूं का यह 5वां अंश, जिसके अंदर हम भारत के स्वर्णमयी इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह ऐसा कार्यक्रम बन गया, इतने सारे इतिहास के गौरवमयी हमारे वीरांगनाओं और वीरों का जो हमने वर्णन किया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इसका तीसरे भाग को सुनने का तो बिल्कुल मन व्याकुल हो रहा है कि लगातार सुनील जी बोलते जाएं और उसमें ना रुकें। तो मुझे तो सिर्फ अपने कार्यक्रम का ध्येय याद आ रहा है कि अपना ध्येय है कि देश जागे द्वेष भागे, मंत्र समगुंजा रहे हैं मातृ मंदिर के पुजारी, मातृ मंदिर के पुजारी एक स्वर में गा रहे हैं, देश जागे देश भागे रे। तो मेरा मानना यह है जी, कार्यक्रम बहुत ही सुंदर चल रहा है। इसमें जो बच्चों की प्रस्तुति रहेगी, उसके बाद अगर सुनील जी दोबारा अगले कालखंड के विषय में चर्चा करें, और इस बीच मैं दोबारा जानकारी दे दूं, हर कार्यक्रम में हम आपको याद लाते हैं कि इस कार्यक्रम का जो दशहरे का अंश रहेगा, उस विशेष भाग में हम शस्त्र पूजन का, शस्त्र संगम का कार्यक्रम कर रहे हैं। शस्त्र संगम के कार्यक्रम में अपने सभी जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो इसमें भाग लेंगे, वो अपने साथ उपलब्ध शस्त्र के साथ इस कार्यक्रम की वीडियो ओपन करेंगे, और ऐसा एक भव्य कार्यक्रम दशहरे पर होने वाला है। आप सभी से अपेक्षा है कि उस कार्यक्रम का भाग बने, उस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति रखें, अपना सहयोग दें। और मैं अब आमंत्रित करूंगा अपने अन्य बाल कलाकारों का,
जिनके लिए ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। ये जो देशभक्ति की भावना है वहां तक पहुंच जाए, ऐसा अपना ध्येय है। अगले जो अपने पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में अनिल जी जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। इस तरह का हमारा उद्देश्य था कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने नई युवा पीढ़ी, नए आने वाले कल को हम उनको असली अपने देश का इतिहास बताएं, और उसी कड़ी को आगे जमते हुए आज हमारे साथ अभी कुछ बच्चे और जुड़े हुए हैं। और एक विशेष, हम सब जानते हैं कि हमने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा करते थे, सारे गामा पा। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान होगा कि उस कार्यक्रम में एक उभरती हुई गायिका थी जिनका नाम था हिमानी कपूर। हिमानी कपूर बहुत ही फेमस सिंगर रही थी और उस कार्यक्रम की विजेता रही थी। आज हिमानी कपूर की बेटी अमायरा कपूर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपना गीत सुनाने के लिए। बहुत जल्द आपको अमायरा कपूर का गीत सुनने को मिलेगा। और उससे पहले मैं सिद्धार्थ को बुलाऊंगा। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ लाइन पर आओ। हाँ जी, नमस्कार करो। नमस्कार। कैमरा ऑन नाम है सिद्धार्थ चंद्रशेखर शाखर। ओ भाई बच्चे कैमरा ऑन कर ले पहले। हाँ, वो मेरे को दिख ही नहीं रहे आप। यस, सुनाइए अब। नमस्कार, सुनाइए। जो हमारा स्वर्णिम इतिहास का जो प्रतीक रहा है भगवा ध्वज, उससे संबंधित सिद्धार्थ जी गीत सुनाएंगे। बहुत बढ़िया, सुनाइए। सुनाओ सिद्धार्थ। आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा, जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे की महिमा देखो, रंग जब निराली है, इस पर तो ईश्वर ने डाली तुल्यो दे के लाल दी है। पकड़ अग्नि इसकी पर सत्तू स्वाहा हो जाएगा, जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे को चंद्रगुप्त ने हिंदू पुष्प लहराया, मराठों ने मुगल तट को चूर चूर कर दिखलाया। मिट्टी में मिल जाएगा जो इसको कर दिखाएगा, जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे की खारती देखो, प्राण दे रानी झांसी, हमको भी अबर देना है, सूली हो ना हो फांसी। बच्चा बच्चा वीर बनेगा, अपना रथ बहाएगा, जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा, जाग उठा है हिंदू फिर से भारत स्वर्ग बनाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हिमालय की चोटी से ध्वज भगवा लहराएगा। एक बहुत प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है भूमि, पहले भी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ गीत अपना सुना चुकी हैं, आज भी हैं। सुनाइए भूमि। नमस्ते, मेरा नाम भूमि है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और आज मैं देशभक्ति का गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस दुनिया में एक जन्नत है, जन्नत का नाम भारत है। इस दुनिया में एक जन्नत है, जन्नत का नाम भारत है। कुर्बान है भारत देश पे प्यार, अपने जनों तन। हम हैं इंडियन, हमारा दिल है इंडियन। हम हैं इंडियन, हमारा दिल है इंडियन। भारत की हिफाजत करते जिएंगे, करते मरेंगे। दुश्मन सरहद को छूते डरेंगे, छूते डरेंगे। हर कतरा लहू का तेरे लिए है, ओ हर कतरा लहू का तेरे लिए है, लेते हैं कसम। हम हैं इंडियन, हमारा दिल है इंडियन। हम हैं इंडियन, हमारा दिल है इंडियन। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हम हैं इंडियन, हमारा दिल है इंडियन। वाह। सो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये, जैसा कि दिनेश जी ने बताया था, हमारा 5वां एपिसोड है।
हम में से हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग भी हमें लगता है कि आप इसमें किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, और क्योंकि इस मास हमारे 3 कार्यक्रम जो हम करने वाले हैं उसमें भारत का स्वर्णिम इतिहास ही हम लोग करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। सो आप सब लोग, आप में से जो भी आपको लगता है कि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, आप चैट बॉक्स में जाकर अपने बारे में आप लिख सकते हैं और अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। जैसा कि दिनेश जी ने बताया था कि आगामी 15 अक्टूबर यानी विजयादशमी पर हम लोग एक विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसका नाम है शस्त्र संगम। विजयादशमी हिंदू धर्म के अंदर शस्त्र पूजन रहता है, और इस विजयादशमी को हम सब, पूरे देश के लोग जहाँ से जुड़े हुए हैं, पूरे देश भर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब लोग अपने अपने शस्त्र के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और शस्त्र पूजन करेंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अंतिम चरण में चलते हुए, केवल 4 पंक्तियों से मैं फिर सुनील जी को निमंत्रण दूंगा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। सुनील जी भाई साहब। धन्यवाद अनिल जी। तो पिछले कुछ समय में हमने 2 कालखंडों पर चर्चा की, और ये 1700 ईस्वी से लेकर के अब तक का कालखंड है। ये इसको थोड़ा सा ध्यान में करना चाहिए, इस पर अपने को ध्यान में आना चाहिए। 1757 से लेकर के जो ये कालखंड रहा है, ये यूरोपीय आक्रमण का कालखंड रहा, जिसमें कि विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश आक्रमण जो हम पर हुए, उस दंश को जो हमने झेला है, वो वाला है लगभग 200-250 वर्षों का ये अपना कालखंड है, जो आज तक शायद हम झेलते चले आ रहे हैं। उसकी पीड़ा को हम आज भी सह रहे हैं। तो अपने को ध्यान में करना चाहिए कि 1757 से 1857 तक का जो ये लगभग 100 वर्षों का कालखंड है, इसमें हमने लगभग 80 युद्ध अंग्रेजों के साथ किए हैं। 1-1 इंच भूमि पर हमने इतनी आसानी से नहीं दिए, 1-1 इंच भूमि पर हमने संघर्ष किया है। अपने को ध्यान में आएगा, चाहे वो रानी चेन्नम्मा का संघर्ष रहा हो, चाहे संथाल जातियों का संघर्ष रहा हो, भीलों का संघर्ष रहा हो, समाज के हर वर्ग ने, है ना, झारखंड के अंदर बिरसा मुंडा का संघर्ष रहा हो, बिहार के अंदर तिलक मांझी का संघर्ष रहा हो। मतलब 1-1 इंच भूमि हमने इतनी आसानी से नहीं दी है। 1-1 इंच भूमि के लिए लगभग हमने 80 संघर्ष किए हैं इस 100 वर्षों के दौरान। और जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्र सामर, ये नाम वीर सावरकर जी ने दिया कि 1857 अपने देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इसमें हम रानी झांसी को कभी भूल नहीं सकते इस संग्राम के दौरान। तात्या टोपे का बलिदान हम नहीं भूल सकते। नाना साहिब, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, इनको हम हमेशा याद करते हैं। इन्होंने जो बलिदान दिया वो हम कभी भूल नहीं सकते। किस कारण विफल रहा, असफल रहा, उस पर चर्चा होती रहती है, पर इन लोगों ने संघर्ष किया अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए। इसीलिए इसको सावरकर जी ने पहला नाम दिया है कि ये देश का प्रथम स्वतंत्रता समर है। ये अपने को ध्यान में करना चाहिए। इसके बहुत सारे इसके बाद भी संघर्ष अपने चलते रहे। क्रांतिकारियों ने समय समय पर अपना बलिदान दिया है। उसमें आप कुका विद्रोह कह सकते हैं, बस वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधुओं का बलिदान, खुदीराम बोस का बलिदान, लाल पाल बाल, राजेंद्र लहड़ी, इस प्रकार के चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, असंख्य क्रांतिकारी, गुमनाम क्रांतिकारियों की शायद हम लोग जानते भी नहीं, उन क्रांतिकारियों की कभी चर्चा भी नहीं करते। अपने को ध्यान में आएगा, अगर हम अपने बच्चों से पूछें कि कुल 10 क्रांतिकारियों के नाम बता दो, तो शायद 2, 4, 5 के बाद उनकी गिनती खत्म हो जाती है। इसलिए उनको याद कराना चाहिए कि असंख्य हजारों हजार क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उन्होंने संघर्ष किया है, अपने जीवन की आहुति दी है। उस जीवन की आहुति के
कारण ही हम आज यहाँ पर आपस में बात कर पा रहे हैं। अपना स्वतंत्रता का 15 अगस्त 1947 आने वाला, एक हफ्ते बाद अगला रविवार है ना, हम उसका उत्सव मनाने वाले हैं। तो वो इतनी आसानी से नहीं मिला है। आप रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देख लीजिए, क्या स्थिति रही, किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो एक बहुत लंबा विषय है, उस पर हम चर्चा फिर कभी कर सकते हैं। ये नहीं कि इस समर को हमने सिर्फ भारत के अंदर, ऐसा कहते हैं, हमने विदेशों में भी जाके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। विदेश के अंदर गदर पार्टी बना करके सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बाहर बना करके, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में जाकर के वहां से किस प्रकार से युद्ध संघर्ष किया जाए, अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए है। मदन लाल धिंगड़ा ने इंग्लैंड में जाकर के किस प्रकार से कर्जन वायली की हत्या की, अपने को ध्यान में आता है। सावरकर बंधु रहे, मैडम कामा रही, इन्होंने विदेशों में जाकर के, रास बिहारी बोस विदेश में जाकर के अपने स्वतंत्रता समर को, स्वतंत्र संग्राम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। थोड़ा सा आगे अगर चलेंगे तो तिलक एवं गांधी का कालखंड आता है। बाल गंगाधर तिलक ने समाज में, आपने महाराष्ट्र के अंदर जो आज हम देखते हैं ना, गणेश उत्सव की पूजा चलती है, तो उस गणेश उत्सव का जो व्यापक सामाजिकरण, सामाजिक कार्यक्रम हो, बड़े बड़े कार्यक्रम हो, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच बाल गंगाधर तिलक की रही। उन्होंने समाज को कुछ ऐसा किया जाए कि गणेश जी वहां एक आराध्य है, वहां पर सबसे श्रद्धा का केंद्र है, उन्होंने उनको श्रद्धा के केंद्र में रख करके इस प्रकार के अंदर समाज में जन जागरण हो, समाज के लोग जागृत हो, सबको जागृत करने का कार्य किया। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के माध्यम से सबको जागृत करने का काम किया। उनके अधिकतम आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह वाले रहे हैं, है ना। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस संघर्ष से जोड़ा, है ना। अपने समाज के अधिकांश बंधु मतलब इतने बड़े जनप्रिय नेता बन गए कि गांधी जी की एक आवाज में पूरा समाज निकल पड़ता था उनके साथ। उन्होंने संघर्ष किया गांधी जी ने। इसके बाद अपने को ध्यान में आता ही है कि डॉक्टर हेडगेवार ने किस प्रकार से कुछ संघर्षवादी तेजस्वी युवाओं की शक्ति खड़ी करके एक संघ शक्ति पूरे देश के अंदर खड़ी की। आज अपने को नजर में आता है संघ का कितना बड़ा प्रारूप जो नजर आता है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर हेडगेवार की वो शक्ति रही कि कुछ युवाओं को उन्होंने खड़ा करके पूरे देश में अपना एक अलग सा एक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। ये सब चीजें अपने को ध्यान में आती हैं। हम अगर इसी परंपरा में कहें, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ने किस प्रकार से काम किया, समाज के अंदर फैली हुई बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना उसी कालखंड में हुई है कि अपने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को दूर करके समाज को जागृत करने का कार्य। ये जो हम कहते हैं ना, कुरीतियां इतनी सारी जिस पर बहुत ज्यादा अपने समाज की चर्चा होती है, अपने को ध्यान में आना चाहिए कि ये कुरीतियां मुगल काल आने के बाद समाज में प्रसारित की गई, ये डाली गई समाज के अंदर। ये कुरीतियां, इतिहास को अगर हम पढ़ें तो कहीं ये कुरीतियां अपने समाज के अंदर नहीं थी। तो आप देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन का एक कितना बड़ा आंदोलन विवेकानंद जी ने खड़ा किया। महर्षि अरविंद, महर्षि रामतीर्थ, इन सब आदि कितने भी समाज सुधारक रहे, ये इन्होंने हिंदू समाज को ईसाइयों के षड्यंत्र से बचाने के लिए उनको एकत्रित किया। कितने सारे उन्होंने संघर्ष किए। और आजादी के बाद भी ऐसा नहीं है, स्वाधीनता के पश्चात भी गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली आदि की मुक्ति के लिए हमने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। उसको भी अपने को ध्यान में करना चाहिए। मुस्लिमों द्वारा, ईसाइयों द्वारा जो एक धर्मांतरण इस समाज के अंदर किया जा रहा है ना, उसका भी विरोध हमने किया। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध देश जागृत हो, उसके प्रति भी हमने अपने समाज को एकत्रित करने का हमने काम किया। और ये आंदोलनों की श्रृंखला लगातार चलती है, आज भी चलती आ रही है। अगर आज हम देखें तो ये आंदोलन अभी तक रुके नहीं है। आपातकाल की स्थिति हमने देखी कि किस प्रकार से अपने अधिकारों का वहां पर हनन हुआ। उसके बाद गौ रक्षा आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, राम सेतु आंदोलन, ये समाज के संघर्ष का परिणाम है कि हमने समाज के साथ संघर्ष करते करते इन पर विजय प्राप्त की और इनको हमने श्रेय चढ़ाया। तो इन सब चीजों के बाद अपने को ध्यान में आता है कि हमारा इतिहास सतत संघर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है, ना कि एक पराभव का इतिहास रहा है। जैसा विदेशी इतिहासकार अपने को लिख करके दे के गए हैं, जिस प्रकार के उससे उन्होंने लिखा है, उससे अपने को
थोड़ा सा उसकी सच्चाई को अपने को जानना चाहिए। तो हम समाज के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त नागरिक होने के नाते, एक विचारशील नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इतने जो संघर्षों का अपना संघर्षों के बाद हमने इस आजादी को प्राप्त किया है, इतना संघर्ष किया है, 2500 वर्षों से हमने संघर्ष किया है, और हम इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। हम सबको ऐसा करने की एक प्रेरणा दे पाएंगे तो जो ये आपने ये श्रृंखला शुरू की है, कहीं ना कहीं उसका पूर्ण जब होगा आंदोलन, ये जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ओर जागृत कर पाए, देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। ये आजादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली है, कितने हजारों वर्षों के कालखंड के बाद मिली है। हम इसको किस प्रकार से सही सलामत बचा के रख पाए, अपने देश का गौरव बढ़ा पाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक अंत में बात करके मैं विषय को समाप्त करूंगा कि एक घटना बहुत अच्छी ध्यान में आती है, मैंने पढ़ी थी और आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक व्यक्ति थे, उनको एक्जिमा हो गया, खारिश हो गई, तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप होम्योपैथी के किसी डॉक्टर के पास जाओ, और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। एक्जिमा का इलाज कराने के लिए वो बंधु होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी। 10 दिन बाद वो पुनः उस डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब ये आपने मुझे दवाई दी थी, मेरे हाथ पे जो खारिश हो रही थी, एक्जिमा हो रहा था, ये तो बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज सही दिशा में चल रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये घाव तो मेरा बढ़ गया है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपका इलाज सही दिशा में चल रहा है। तो होम्योपैथी में कहते हैं ना, पहले चीजों को, बीमारी को पूरा उभारते हैं और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। आज कमोबेश यही स्थिति है, समाज को होम्योपैथी की दवाई दी जा चुकी है, तो जो दुराचारी शक्तियां हैं वो बिलबिलाकर बाहर आ रही हैं। इससे क्या है कि हमारी दवाई जो है सही दिशा में काम कर रही है, और जब सारी शक्तियां बाहर आ जाएंगी तो उसके बाद फिर सज्जन शक्ति को अपने आप इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए हमको उस छोटी लाइन को बड़ा करने के लिए अपनी शक्ति की एक बड़ी लाइन उसके बराबर में खींचनी पड़ेगी। जब वो बड़ी लाइन खींच पाएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। सज्जन शक्ति को इकट्ठा करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, उसको हम उठा पाएंगे, और उसका तरीका यही है कि हम अपने अतीत को, जितना हम अपने अतीत को याद रखेंगे, जितना हम अपने इतिहास को याद रखेंगे, अपने स्वाभिमान को जगाए रखेंगे, कहीं ना कहीं वो हमें आगे बढ़ाने में प्रेरणा देगा। इतिहास पढ़ाया इसीलिए जाता है कि इतिहास के माध्यम से आप अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को आप जान सके। सीधी सी बात है, अगर आप महाराणा प्रताप की कथा, शिवाजी महाराज की कथा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा महाराणा प्रताप और शिवाजी पैदा होगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह पैदा होगा। और अगर हम उनको औरंगजेब, बाबर, मुगलों की कहानियां पढ़ाएंगे तो उसके मन में कभी जो निडर का स्वभाव है, उसके मन का डर कभी नहीं निकलेगा। तो वो डर निकालने का कार्य हम सब ने करना है, ये हम सब का उत्तरदायित्व बनता है। इतनी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और वास्तव में आज इतिहास में जो आपने जिन पन्नों को पढ़ा और जिन पन्नों को हमारे सामने रखा, कुछ चीजें तो ऐसी थी जिन्हें शायद मैंने भी नहीं सुना था। बहुत सुंदर। और जहां तक रही बात के इस देश को अब बांटने वालों की, जिनको ये भ्रम है कि वो इस देश को आज भी बांट लेंगे, उनको 4 पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि कब तक मौन धरेंगे गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे मक्कारों की मनमानी पर, अब के कोई भ्रम ना पाले, अब के कोई भ्रम ना पाले कि भारत को बांटेंगे, अब हमने भी ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं एक बहुत प्यारी बच्ची जिसका नाम है अमायरा कपूर, जो मैंने आपको पहले बताया था, हमारे ही देश की एक बहुत सुंदर गायिका है हिमानी कपूर, उन्हीं की बेटी हैं, आज हमारे साथ हैं। और आज हमारे साथ अमायरा कपूर बहुत ही प्यारी कविता सुनाने वाली है। अमायरा, यस, कम ऑन लाइन, शुरू करो बेटा। मैं गाना गाऊंगी, उस गाना का नाम है धरती की शान। धरती की शान, वाह, सुनाइए।
धरती की शान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत में जोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरा प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में जल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिंदुर सा बाल, तेरी विकुटी में तांडव का ताल है रे। मुझको तू जान, मुझको तू जान, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर है अग्नि सा वीर, तू चाहे काल को भी थाम ले। हमको का प्रलय रुके पशुता का शीश, तो जो जग हिम्मत से काम ले। गुरसामती माँ, गुरसामती माँ, पवन सातु गति माँ, तेरी वक्त से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। बहुत सुंदर। जैसा कि अभी दिनेश जी ने भी बताया था कि हमारे कार्यक्रम में ये हमारा 5वां एपिसोड है और अगस्त मास में हम भारत की स्वर्णिम इतिहास के साथ 3 एपिसोड करने वाले हैं। आज अगस्त मास का पहला हमारा एपिसोड था 8 अगस्त को। अगला एपिसोड हमारा 15 अगस्त को भी रहेगा और उसके बाद 29 अगस्त को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम हुआ है, भारत बचाओ आंदोलन। उस भारत बचाओ आंदोलन में हमारे देश में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एक आयोजन किया गया, जिसका एक छोटा सा वीडियो आज हम भी वहां पर प्रस्तुत थे, हमारे साथ हमारे पास उपलब्ध है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और पांच कानूनों की मांग थी। अंग्रेजों के बनाए हुए देशों को कानूनों को बनाने के लिए ऐसा प्रयास बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। अंग्रेजी कानूनों की प्रतियों को फाड़ा और जलाया गया। समान शिक्षा का जनसंख्या के प्रति कानून बनाने का इस प्रकार के 5 कानून
सब एक ही तो है जी। आवाज दो। भैया बैठ जाओ भैया, आप एक खड़े होंगे 10 खड़े होंगे उनको भैया फोटो बैठ जाओ भैया। बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, बंगाल का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, गोवा का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, लेकिन पेपर एक होता है। सरकार या तो हर राज्य के लिए एक एक पेपर बनाए। आईएएस का एक पेपर यूपी के लिए, आईएएस का एक पेपर बिहार के लिए, आईएएस का एक पेपर बंगाल के लिए बनाए, और नहीं तो मंत्री से लेके संतरी, कलेक्टर से लेके क्लर्क, सबके बच्चों की किताब एक करे। आप सहमत है कि नहीं? गोवा का बच्चा अपनी भाषा में पढ़े, महाराष्ट्र का बच्चा अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात का बच्चा अपनी भाषा में पढ़े, लेकिन किताब एक होनी चाहिए। आप सहमत है कि नहीं? गरीब का बच्चा हो या अमीर का हो, किसान का हो या मजदूर का हो, किताबें होनी चाहिए कि नहीं? हम ये कह रहे हैं, ये जो दुनिया भर के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इनको मर्ज करो, एक देश एक शिक्षा बोर्ड बनाओ और समान शिक्षा लागू करो। 12वीं तक 18 साल तक के सभी बच्चों की किताबें होनी चाहिए। आप सहमत है? साथियों, भारत में सिविल राइट के 36 कानून चल रहे हैं, 36 कानून। शादी विवाह की हेलो दादा, एक में पीछे हो जाओ भाई साहब, भाई साहब पीछे हो जाए, ये बहुत आवश्यक है। धक्का मत दीजिए आप, थोड़ा सा। भारत माता की मजा लिया, भारत माता की। इस कार्यक्रम के वीडियोस YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। आज भारत के अंदर अपने ही देश में हमने 5 कानून मांगे हैं। समान शिक्षा कानून, समान नागरिक संहिता कानून, घुसपैठ नियंत्रण। आप सबको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में घुसपैठ हो रही है, और अगर यही रेशो ऐसे ही चलती रही तो आने वाले समय में हिंदू जो होगा वो इस देश में माइनॉरिटी में आ सकता है। धर्मांतरण नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण, इन सब 5 कानूनों की मांग की गई, जिसकी आज जनपद पर शुरुआत हुई। हमारे साथ डॉक्टर BN शास्त्री जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के अंतिम रूप में मैं उनसे आशीर्वचन चाहूंगा। डॉक्टर शास्त्री, शायद मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी, सर, क्लोजिंग कमेंट्स। नमस्कार।
मैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा भारत की बात सुनाता हूँ। हमारी संस्कृति सर्वे बंतु सुखिना वाली है। हमारी सनातन संस्कृति है जो जिसमें सभ्यता और संस्कृति दोनों है। बाकी धर्मों में सभ्यता है, सभ्यता में सिखाती है आपको जीवन यापन कैसे करना है, धन कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, रोजमर्रा के जीवन कैसे जियोगे, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। पर संस्कृति सिखाती है हमें दूसरों को कैसे जीने देना है। एक हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है जो जिसमें सभ्यता और संस्कृति दोनों है। पर मैं इतिहास को एक सैनिक की नजर से देखता हूँ। सुनील जी जैसे विद्वान व्यक्ति के इतने अच्छे व्याख्यान के बाद मेरा कुछ कहना उद्धरणता होगी, पर एक सैनिक हूं तो इतिहास को सैनिक की नजर से ही देखता हूं। और इतिहास हमेशा विजेता की नजर से ही लिखा जाता है। आज जिस इतिहास को हम भ्रमित इतिहास कहते हैं, जो मुगलों के, अंग्रेजों के चाटुकारों द्वारा उनका स्तुति गान है और जो हमें परोसा जा रहा है और हम उसको कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए है वो विजेता थे। और हम अपने स्वर्णिम इतिहास को स्वर्णिम और बहुत बढ़िया मान के उसमें मगन हो जाए तो एक दृष्टता होगी। ये हमारा स्वर्णिम इतिहास हमारा प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। इससे हम प्रेरणा लें कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आज महात्मा गांधी की वो नीति फॉलो करना बेवकूफी होगी कि एक थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल ऑफर कर दीजिए। मैं एक सैनिक हूं तो मैं ये सोचता हूं कि एक थप्पड़ मारने के लिए जो हाथ आगे बढ़े, आपके गाल तक पहुंचने से पहले उस हाथ को तोड़ देना चाहिए। आज हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, पर हम घर में बैठना चाहते हैं कि भगत सिंह हो देश की सुरक्षा के लिए, पर पड़ोसी के घर में। हम या हमारे बच्चे भगत सिंह नहीं बने। हम तो आराम से बैठे एयर कंडीशन में। हमारी सेफ्टी की जब बात आएगी तो कोई दूसरा आएगा। थोड़े दिन पहले ही मैं शाखा से जब वापस आ रहा था, वहां दंड प्रहार की प्रैक्टिस चल रही थी। तो एक सज्जन को मिले, कहते यार जब कोई हमारे पे आक्रमण होगा या जैसे बात चल रही है कि बहुत से अन्य धर्म के लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या ये संगी लोग हमारी सुरक्षा करेंगे? हम ये चाहते हैं कि कोई हम पे अटैक हो तो हमारी सुरक्षा करने के लिए कोई दूसरा आए, हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं करें। ये मानसिकता बदलनी होगी। इसी मानसिकता ने जो बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने हमारे पिछले टाइम में पैदा की, उसी के कारण विदेशी हमले हुए। हम अपने क्षत्रिय धर्म भूल गए थे। उसी कारण हम दब्बू बन गए और उनको हाथ जोड़ते रह गए। और थोड़े से विदेशी आक्रमणकर्ता आए और हम पे राज करके चले गए, हमको लूट के चले गए। आज हमें समय रहते चेतना होगा, जागना होगा। वो समय चला गया जब हम अपने घरों में बैठे रहेंगे और दूसरा कोई हमें प्रोटेक्ट करने आएगा। अगर प्रोटेक्शन चाहिए, आज जो बंगाल में हो रहा है, जो केरल में हो रहा है, हम सोच रहे हैं हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे पड़ोसी घर में कुछ होता था, हमारे घर में थोड़ा हुआ, पड़ोसी के घर में हुआ। जब तक ये धारणा बना के बैठे रहेंगे, हमारे लिए खतरे की घंटी दूर नहीं है। वो खतरे की घंटी को हमें पहचानना होगा, जागना होगा। मैं तो इस बात में विश्वास करता हूं, लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है। इस लिखने पढ़ने को ही हम नई कहानी कहते हैं। तलवार लेखनी के द्वारा अरियों की छाती के ऊपर लिखी गई जो खून से, हम उसे कहानी कहते हैं। वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, संजय अरोड़ा जी, क्लोजिंग कमेंट्स। संजय जी भाई साहब ऑनलाइन हैं?
हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्लोजिंग कमेंट्स भाई साहब। हाँ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर विषय अपने सुनील जी ने रखा, बहुत आवश्यक विषय था वो रखा। और हिमानी कपूर जी की बिटिया ने भी बहुत सुंदर गाया, बच्चों ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। और मुझे ध्यान में आ रहा है कि हिमानी कपूर जो अपना बहुत अच्छी और ऐसी गायिका हैं अपने पूरे देश में जिनका नाम है, तो अपनी एक संस्था चलती है संस्कार भारती, उसका एक कार्यक्रम होता था अपनी देखो, संस्कार, आपने ये संस्कार देने का काम, लोगों को जगाने का काम शुरू किया। देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें जो प्रदर्शन और आज हुआ उसका भी चित्र आपने दिखाया, किन विषयों को लेकर के हुआ वो भी दिखाया, और देश में जागरण होना चाहिए, लोगों को अपने विषय ध्यान में आने चाहिए, ये भी आया। तो ऐसी एक संस्था चलती है अपनी संस्कार भारती, और जिसमें मुझे ध्यान है कि अपने एक छोटे छोटे, हिमानी भी छोटी होती थी और छोटे छोटे बच्चे होते थे, आते थे, बालिकाएं होती थी, बच्चे होते थे, उनके कार्यक्रम होते थे, प्रस्तुतियां होती थी, और देखो अब कितनी बड़ी कलाकार बन गई है वो। तो ऐसे बच्चों के में जब छोटे से बच्चे होते हैं, बच्चों बिल्कुल कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं, तो जैसे एक कुम्हार उनको गढ़ता है, तो वैसे ही हमें भी और कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को गढ़ने का काम करना चाहिए, ये आवश्यक है। हमें अपना दायित्व, हम तो जो बनना थे बन गए, और हमें अपना दायित्व ये निभाना चाहिए। आपने एक एपिसोड किया था शिवाजी महाराज के ऊपर, एक एपिसोड किया था चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, एक किया था महाराणा प्रताप के ऊपर। तो अपने को ध्यान में आया कि जो अभी नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका, तो उसकी स्मृति अपने को ध्यान में आ गई होगी कि वो कोई जो इतिहास था अपना महाराणा प्रताप, उनके साथ वो भाले का पराक्रम ये उनके साथ जुड़ता है, और ये अपने लिए कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन आज के समय जैसे विभिन्न प्रकार के और प्रतियोगिताएं चलती है, तो उसमें एक ये भाला प्रतियोगिता भी है उसको फेंकने की, और उसका आकार, प्रकार, रूप, स्वरूप ये बदल गया होगा, लेकिन फिर भी पराक्रम दिखा करके गोल्ड प्राप्त करना ये बहुत बड़ा एक पराक्रम है। और अपने ध्यान में आ रहा होगा कि अपना जो मेजर ध्यानचंद थे, उन्होंने भी एक इतिहास लिखा था, और कल उनका आ रहा था टीवी के ऊपर, मैं देख रहा था, तो कितने गोल उन्होंने किए। एक ओलंपिक हुआ उसमें 29 गोल हुए, तो अकेले ध्यानचंद ने, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते थे, 14 गोल अकेले और उस ओलंपिक में उनके द्वारा हुए थे। तो ऐसे मेजर ध्यानचंद के ऊपर और खेल रत्न अवार्ड ये डिक्लेयर करना, यह बहुत बड़ा आवश्यक काम है। जैसे सुनील जी ने ध्यान कराया कि पराक्रम यह ध्यान कराना पड़ता है। अब हनुमान जी थे, हनुमान जी को जब तक बताया नहीं जाता था कि आप हनुमान हो, तब तक उनमें वो पराक्रम प्रकटीकरण ही नहीं होता था। उनको जब बताया गया आप तो हनुमान हो, पवन पुत्र हो, तब वो समुद्र को लांग करके और माता सीता को संदेश पहुंचा पाए, उनको उनकी सुध लेकर के भगवान राम तक आ पाए। ऐसे अपने को ध्यान में आ रहा होगा, जैसे सुनील जी ने कहा कि इतना गौरवशाली इतिहास है अपना, और इतिहास को हम लोगों ने क्षमा करें, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाया। अब ताजी अपने को ध्यान में आ रहा है कि 65 वर्ष पूर्व जब अपना देश का विभाजन हुआ, वो आजाद हुआ, उस समय विभाजन भी हुआ, देश के टुकड़े भी हुए, जैसे अभी ध्यान कराया। तो उस समय देश में कई लाख यह निशंस हत्याएं हिंदुओं की हुई बंटवारे के समय, और उस इतिहास को हम लोगों ने ना तो स्वयं याद रखा, हम भी भूल गए। हमें कहाँ याद है, हमारे पूर्वज क्या माता पिता ही थे जो वहां छोड़ करके अपनी जमीन जायदाद घर बार सबको छोड़ करके आए, खेत खलिहान सबको छोड़ करके आए, और ना तो हमने याद रखा, ना अपने बच्चों को बताया। यरूशलेम में मिलेंगे, ये ईसाइयों ने जब 200 वर्ष तक, कई 100 वर्ष तक अपने अगली पीढ़ी को बताया कि अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। कब मिलेंगे, तो ये नहीं कि 10 साल 20 साल शताब्दी के बाद मिलेंगे, अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। जब ये बातचीत बार बार उनके मन में दोहराई गई, तब एक इजराइल जैसा पराक्रमशाली राष्ट्र खड़ा हुआ आज। तो हमने अपने ना तो स्वयं स्मरण रखा, ना अपने बच्चों को बताया कि अगले साल रावलपिंडी में मिलेंगे, अगले साल लाहौर में मिलेंगे। तो हम स्वयं भी भूल गए और अपने जो आने वाली पीढ़ी थी उनको भी भुला दिया। तो ये जो इतिहास है जो आज बताया गया,
इस पराक्रमशाली इतिहास को हमने स्वयं भी याद रखना और अपने बच्चों को आगे पीढ़ी तक भी बताना। ऐसा ही एक काम अभी केंद्र सरकार ने भी किया, जो हमारी किताबों के अंदर और विभिन्न प्रकार की और भ्रांतियां, जैसे अकबर महान है, इस प्रकार सिकंदर महान है, इस प्रकार की जो भ्रांतियां थी उनको दूर करने का एक बहुत बड़ा काम जो अपने सिलेबस है, स्कूलों के सिलेबस है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, ये मांगे गए थे, तो उसको चेंज करने का बहुत बड़ा काम ये केंद्र सरकार ने किया। ये हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये घोषित किया गया, ऐसे ही अपने समाज के ऊपर जिन आक्रांताओं ने और अत्याचार किए, नरसंहार किए, उनके नाम आज हम दिल्ली जैसी अपनी राजधानी के अंदर अकबर रोड, जहांगीर रोड, औरंगजेब रोड ये रखते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। और इन सब बातों को ठीक करना चाहिए। आने वाले टाइम में ये सब आवश्यक है। आप जैसा ये जो भारत की आवाज़ सुनो, यह कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में, अब मैं देख रहा था आज 29 लोग जुड़े हुए हैं, पहले कार्यक्रम से शायद ये डबल संख्या हो गई है। तो हम सब ने प्रयास करके उसको और बढ़ाना चाहिए और अच्छे लोगों को ला करके नई नई दिशा में विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है आवश्यक है। और आप सभी को एक बार पुनः इतने सुंदर कार्यक्रम करने का धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। हमारा जो चैनल है, जो कार्यक्रम का नाम है भारत की बात सुनाता हूँ, यूट्यूब चैनल है। सभी रिकॉर्डिंग जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। बच्चों के प्रोग्राम सभी डाले जाते हैं। अगले 1-2 दिन में आपको सारे वीडियो उस पर मिलने लगेंगे। हम में से जिसने भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हम सब लोग सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी डालें और शेयर भी करें, ताकि कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचे। विकास भाटिया जी, आपके पास आ रहा हूँ सर, आपके कमेंट्स। बहुत बढ़िया सर प्रोग्राम चल रहा है और मुझे तो आनंद आ जाता है कि जब मैं भारत की बात सुनाता हूँ और मैं इसे अपने सभी लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। और आज की संख्या 41 तक पहुंची थी, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। अनिल जी बहुत सुंदर कार्यक्रम किया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। मेरे एक मित्र जुड़े हुए हैं अलवर से, रजनीश कुमार। मैं चाहूंगा रजनीश जी भी आज पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ। सभी सज्जनों को नमस्कार, और जो भी पार्टिसिपेंट हैं बहुत बहुत उनको मेरी तरफ से बधाई, ताकि जुड़े रहें अनिल जी के साथ में। और जो विचार लेके सब शुरू हुए हैं, कमाल का विचार है। और आज एक बहुत ही सुंदर बात कही कि क्षत्रिय धर्म जो था, जो भूल गए, उसको याद करने का दिन है। वो हमें मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने, सबने भुला दिया और हम लोग डरपोक किस्म के बन गए अपने घरों में। और बहुत अच्छी बात कही ग्रुप कैप्टन साहब ने कि पड़ोस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारा बचाव जो है वो पड़ोसी आके करेगा, हमारा बचाव कोई पड़ोसी नहीं करेगा। हमारा बचाव हमें अपने आप करना पड़ेगा, और यही विचारधारा हमें अपने आने वाली नस्ल को देनी है। और ये देने में अगर हम कामयाब रहे तो शायद अगले 60-70 सालों में हिंदू राष्ट्र बचा रहेगा, वरना ये बहुत मुश्किल है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजनीश जी। डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर DN शास्त्री जुड़े हुए हैं। भाई साहब लाइन पर हैं, आपके जी क्लोजिंग कमेंट्स आपके। नहीं, क्लोजिंग कमेंट तो आदरणीय संजय जी के माध्यम से हो चुके हैं आपके। बहुत अच्छा कार्यक्रम, और इसमें कोई शक नहीं, आपके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है ईश्वर कृपा से सार्थक सिद्ध हो, हम सब तो ये कामना करते हैं। और जो भी बातें आज चाहे वक्ताओं के माध्यम से है अथवा आपने जो लिंक शेयर की सबके साथ में, हिंदू संस्कृति के प्रति जो आज एक बहुत बड़ा मंच दिल्ली में तैयार हुआ। हालांकि मैं देख रहा था किसी भी चैनल पर अभी संभवतः उसको दिखाया नहीं गया है जी। वो इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि वहां पर कोई बसें नहीं जलाई गई। बसें नहीं जलाई गई। अगर वहां पर बसें जलाई जाती, अगर वहां पर कुछ और तोड़फोड़ की जाती तो सारे चैनल गा रहे होते। क्योंकि वो हिंदू समाज था, बड़ा शांतिपूर्ण उन्होंने किया, अपनी बात को रखा, इसलिए न्यूज चैनल नहीं दिखाएंगे।
संभवतः कुछ समय बाद में शायद न्यूज में आए, लेकिन नहीं आएगा जी, नहीं आएगा जी। मेरा मानना यह है कि अगर आप खुद को मजबूत बनाओ, इसलिए नहीं कि आप लोगों को दबा सको, बल्कि इसलिए कि आपको कोई दबा ना सके। तो अपना कार्यक्रम जो वहां पर था वो बहुत शांतिपूर्ण था, इसलिए मीडिया के मतलब का नहीं था भाई साहब, वो मीडिया पे चलेगा जी। एक संदेश तो सबके लिए जा चुका है जहां जाना चाहिए था। सरकार तक संदेश चला गया, हमारा उतना सरकार तक भी, और जो अन्य लोग जो छद्म सेकुलरवादी बने रहते हैं वहां तक भी पहुंच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज आवश्यकता भी इस चीज की है। बिल्कुल। देखो, जहां एकत्व है, जहां संगठन है और जहां एकता का भाव सबके अंदर, अभी भाई अनिल आपके साथ में जो अलवर से सज्जन जुड़े हुए थे वो कह रहे थे, सचेत कर रहे थे, आज आवश्यकता इस चीज की हम सब एक हों। आपसी जो जातीय अथवा छोटे छोटे स्तर पर हम जो बटे हुए हैं उसके स्थान पर एक होकर के, और जिस तरह से महाभारत में उल्लेख आता है कि जब हम आपस में बात करते हैं तो 5 और 100 हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब कोई दूसरा हमारे सामने आएगा तो हम 5 और 100 नहीं अपितु 105 हैं। और जहां वो 105 की वह भावना आ जाएगी तो हम अपने आप को उस गौरवशाली इतिहास के साथ वास्तव में जोड़ने में सक्षम हो सकेंगे। भगवान कृष्ण की वाणी और पुनः निश्चित रूप से वह सार्थक हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ और इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति पुनः आभार। आज तो मेरी धर्मपत्नी भी साथ में जुड़ी हुई थी। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत की बात सुनाता हूँ कि अगली कड़ी, अगला प्रसारण हम लोग 15 अगस्त को फिर रहने वाले हैं। हमारी आप सबसे गुजारिश है, एक विनती है कि हम अपने बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम अपने नई पीढ़ी को इससे जोड़ सकें। और जो भी आप लोग अगर पार्टिसिपेशन करना चाहें तो हमारे नंबर सबके पास उपलब्ध हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे परिवार, हम लोग ही नहीं, हम लोगों को, हम सब जितने लोग बैठे हैं, हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ मालूम है, पर हमारा जो नई जनरेशन है, हमारी जो नया आने वाला कल है, उन्हें बहुत सी चीज़ों, बातों के बारे में नहीं जानकारी। जिस तरह आज सुनील जी ने इतिहास के जो पन्ने पलटे हैं वो सराहनीय थे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मुझे भी शायद कुछ नाम पहली बार सुनने को मिले जो इतिहास में इतिहास पुरुष रहे। सो आज के इस कार्यक्रम में आप सबका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को ठीक इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, भारत के स्वर्णिम इतिहास को और आगे बढ़ाते हुए हम फिर मिलेंगे। 15 अगस्त बाई चांस संडे को ही पड़ रहा है, तो 15 अगस्त का कार्यक्रम में हम लोग फिर मिलेंगे। आपसे विनती है कि आप लोग फिर जुड़िएगा। और जैसा कि पहले भी अभी मैंने आग्रह किया था कि इस बार विजयादशमी पर एक विशेष कार्यक्रम हम लोग भारत की बात सुनाता हूं कि इस चैनल पे करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शस्त्र संगम। आज तक शायद ऐसा कार्यक्रम देश में नहीं हुआ जो आज हम पहली बार करने जा रहे हैं। इस विजयादशमी शस्त्र संगम, अपना अपना शस्त्र लेकर बैठिएगा इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सभी को। सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पुनः आग्रह कि कोई बच्चा परिवार में कार्यक्रम में भाग लेना चाहे तो फोन पर सूचना कीजिए, उसकी तैयारी कराइए। अगर उनको कोई देशभक्ति का गीत इंटरेस्ट होता है, याद होता है, या वो इन कार्यक्रमों में जुड़ते रहते हैं, तो मेरे विचार में जुड़े रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में 2 घंटे पूरे कर लिए। आज एपिसोड में पहला एपिसोड है जो 2 घंटे पूरे करने जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग था सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको। ओके जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।